ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी। वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में। जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी, जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला। 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। ओके, तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका, जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था। तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक टैग लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं। उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना, ये वाली जो बात है, ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी। उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8, 10, 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म। उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है? बिल्कुल नहीं, इट वाज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वाज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे
तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं, मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीयपंथी होने वाला हूं या तृतीयपंथी की एक्टिंग करने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है, तभी जाके फिल्म अलग बनती है। बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है। एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में। इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है, इसलिए हम इसमें तृतीयपंथी रखते हैं, थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे। यहाँ गाना सुनते हैं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। अपनी तो जिंदगी कटती है फुटपाथ पे, ऊंचे ऊंचे ये महल अपने हैं किस काम के। हमको तो माँ बाप के जैसी लगती है सड़क, कोई भी अपना नहीं, रिश्ते हैं बस नाम के। अपने जो साथ है ये अंधेरी रात है, अपने जो साथ है ये अंधेरी रात है, अपना नहीं है उजाला, अब तक उसी ने है पाला। हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूर हैं, हर गम से दूर है, मेहनत की रोटियां मिलजुल के खाते हैं। हम कभी नींद की गोलियां लेते नहीं, रख के पत्थर पे सर थक के सो जाते हैं। तूफान से जब गिरे राहों में, जब गिरे तूफान से जब गिरे राहों में, जब गिरे
हमको उसी ने संभाला, अब तक उसी ने है पाला। कैसा मुल्क है, ये कैसी रीत है, याद करते हैं हमें लोग क्यों मरने के बाद। अंधे बहरों की बस्ती, चारों तरफ अंधेर है, सबके सब लाचार हैं, कौन सुने किसकी फरियाद। ऐसे में जीना है हमको तो पीना है, ऐसे में जीना है हमको तो पीना है, जीवन जहर का है प्याला, अब तक उसी ने है पाला। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। अब आते हैं उस किस्से की तरफ, जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था, इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था। पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे, और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी। और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे। हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी। हो और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचाची कामं करायची तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी कि एक बार फिर से वो जनाना जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी आज तक उसकी रीलें चलती हैं। और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है। ओह यस, ऑफ कोर्स। हुकूमत है, तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं जो वो 80s वाला दौर जो हाँ 80s वाला पूरा 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई। तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म। हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती है। तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुंदा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है, शायद अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टॉन्टी टॉन्टी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टॉन्टी टॉन्टी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टॉन्टी टॉन्टी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे। और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में। और बहुत खूंखार रोल था वो, बहुत ही ज्यादा। काला नाग, काला नाग, राइट, BBDN या काला नाग, ऐसा ही कुछ रोल था। और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है, नाग हूं मैं नाग, काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। अच्छा। हाँ, और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग। अरे गजब। तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे। तो यही है वो चींटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी। बाप रे। तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे। और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे। तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के। बिल्कुल। उस दौर की 2 फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी, भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है, खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना। मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है। बिल्कुल। मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है। सिर्फ सुना है? सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
उस दौर की एक और फिल्म है विदु विनोद चोपड़ा की खामोश, ओ क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है। Correct, वहां correct. से वो पूरी यात्रा जो है वो हाँ, आगे बढ़ती है। हाँ. तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ करेक्ट आखिरी रास्ता फिल्म में। वो भी बड़ा खतरनाक रोल था, बहुत ही और उस बहुत ही समय डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली। नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था। ऑफ कोर्स, कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था। आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट? सब लोगों को ऐसा लग रहा है आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है, इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे। इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है। अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदाशिव जी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है, पूरा दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा, वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे। वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है, अपना फर्ज निभाओ उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो प्रेशर तो बनता है, इज व्हाट आई थिंक। लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफ कोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था। बिल्कुल। तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते। अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है? लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। अब मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ, ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी, वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो। ओहो, करेक्ट। तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त हैं उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे,
इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे। बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था जब शूट्स होते थे? घर पर क्या उनका जीने का तरीका था? बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से। अच्छा। हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे, ब्रश करके चाय, ये उनकी क्या कहते हैं, जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे। अच्छा। फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो, जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। ओके। तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी। और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे। पिताजी की भूमिका अंपायर की कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे समझ में आया वो हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है। आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है या आप डिसाइड करो। आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे? नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखते बैठेंगे। सख्त मनाही। सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया। तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो 2-3 दोस्त, करीबी दोस्त है, उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था। तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए बिकॉज वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़ के। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था।
हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ, वो अजंठा में जा ही नहीं पाए। अरे अरे अरे, क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। ओहो हो। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है। हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी-कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है। बिल्कुल, ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं। Sure. गजरे से महका महका मेरा जीवन है, मेरे सवालों का जवाब बन के तू आई सजनिया। हमारी हिवड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया, ऐसी बंधी प्यार की डोर हुई मैं बावरिया। बदला मौसम बदले नजारे या बदला है नजरिया, हमारी हिवड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। का सावन आया है, संग प्रीत का मौसम लाया है। ये प्यार का सावन आया है, संग प्रीत का मौसम लाया है। जो दिल में छुपा के रखा था वो राज लबों पर आया
बसा के अपना बना के ले चलो प्रेम नगरिया। हमारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, चाहे ले जाओ जिस ओर संग चलूंगी सैया। बदला मौसम बदले नजारे या बदला है नजरिया। देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर 1, पूरी लिस्ट है। करेक्ट। तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है, या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए? तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो, वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था। अच्छा। हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी। वो उनके पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है। ओके। फिर वो जवाब बाद में, हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था। राइट। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था। बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी। फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी, बिल्कुल, उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन। उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे, बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है। राइट, कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म। राइट। पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त और इसलिए उन्होंने किया। वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर आंटी नंबर 1, कूली नंबर 1, फिर ये हम है कमाल के। हाँ। ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ तो काम वो किया, बिंदु जी के साथ सो रहे हैं और वो जगाने आती हैं। वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे, पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई
थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी, हुकूमत, अर्धसत्य दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी। इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग। क्या लीग थी वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी बिल्कुल, पर वो इतनी ओवर द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी। यस, और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था। अच्छा। तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर, ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी। बिल्कुल, बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है। बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए प्लीज। मिस्टर लवा लवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लवा लवा तेरी बातों का जादू। तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए। लगता है मुझको तेरी तबीयत ठीक नहीं, ठीक भला हो कैसे तू नजदीक नहीं। रहने दे बाबा रहने दे, कहने दे कुछ तो कहने दे, अखियों की बोली समझो बोलना। अखियां तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बाहर के, अखियां तू चुरा ले राजा, जाए न दिन ये प्यार के। मिस्टर लवा लवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लवा लवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लवा लवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लवा लवा मेरी जान ये जाए।
मुझसे बोलना। अखियाँ तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बाहर के। अखियाँ तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के। नींद उड़ती है उड़ने भी दे, चैन खोता है खोने भी दे। जान जाती है जाने भी दे, इश्क होता है होने भी दे। अखियाँ तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बाहर के। अखियाँ तू चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के। मिस्टर लवा लवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लवा लवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लवा लवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लवा लवा मेरी जान ये जाए। अखियाँ तू आए हैं दिन, अखियाँ तू जाए न दिन ये प्यार के। मिस्टर लवा लवा तेरी आंखों का जादू, अखियाँ तू आए हैं दिन। ये वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोघी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे, देवी अहिल्या भी कर रहे थे। यस। तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी। बिल्कुल। हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुक्तनकर, इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए। बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवचट, नीळू फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे, पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है में जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी। तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी, तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उससे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। हाँ। पापा को नहीं मिला, लेकिन उस फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड। यस। तो पापा, जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही 2 साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूँ और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूँ। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी, जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं।
तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे जी। तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेस कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो। एक अच्छी ट्रेनिंग है, वो एक अच्छी बुनियाद बहुत है। अच्छी बुनियाद है और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवान घेवान कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। राइट। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉर्पोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोघी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयून नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी। तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था। बिल्कुल। उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है जी। जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म। बिल्कुल। यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।